सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मित्रों, भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज है बात दोष की चिकित्सा के ऊपर अपना टॉपिक रहेगा, क्योंकि अब तक जो है जब से क्लास आरंभ हुआ है तो कुछ बेसिक चीज़ें को लेकर के हमने क्लास आरंभ किया था कि दोष धातु मल अपने शरीर का आधार है। दोष आदि कितने हैं, धातु कितने हैं, मल कितने हैं, दोष धातु कब कहे जाते हैं, तो ये सब के बारे में बताया। बात के गुणों के बारे में बताया, बात के रोगों के बारे में बताया, बात के लक्षण बताया। तो इस प्रकार से बात के 5 भेद बताए। इन सब की जो है हमने पंचभौतिक संरचना बताया। आज जो है अब कहेंगे कि इतने सारे क्लास जो हुआ है तो ये सब केवल और केवल फोकस किया गया था कि कैसे होता है। अब हम जानेंगे बात दोष की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है हम जानेंगे वात दोष की चिकित्सा कैसे करेंगे। वैसे मैंने पहले भी थोड़ा थोड़ा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता गया, और आज जो है डिटेल से करेंगे, और इसके और भी आगे आने वाले क्लास में डिटेल से और भी करेंगे। जैसे हम गठिया आदि के रोग के बारे में जानेंगे जब, तो और डिटेल से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे केवल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया जाएगा, कोई भी ऐसी औषधि नहीं बताया जाएगा प्रॉपर, लेकिन एक जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा कि इस रास्ते पे चल करके, मैंने इस तरीके को अपना करके, इस विधि को अपना करके बात को ख़त्म किया जा सकता है। एक इशारा मिल जाएगा आपको आज। तो आज जो है अपना टॉपिक आरंभ करते हैं यहाँ से, बात दोष के संचय, प्रकोप और समन से। कि ये जो बात दोष है वात, तो इसका संचय कैसे होता है अपने शरीर में, संचय यानी कि इकट्ठा कैसे होता है, और प्रकोप कब हो जाता है, कैसे होता है और कब होता है, ये भी जानेंगे। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने शरीर में बात दोष का संचय कैसे होता है और कब होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर में बात दोष का प्रकोप कब होता है और कैसे होता है, और बात दोष का हम समन यानी कि बात दोष को हम कैसे ख़त्म करेंगे, और कब ख़त्म होता है। अपने शरीर में बात दोष कैसे समन होता है और कब समन होता है, तो ये सब प्रश्न का उत्तर आज जो है जानेंगे। तो अब जो है अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो कोई एक साथी यहाँ से पढ़िए, उष्णेन युक्ता रुक्षाध्या वायो कुर्वन्ति संचनयम, है ना। ये आया है सूत्र अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान से है, और 12वां ये अध्याय है 19वां सूत्र से। बात दोष के संचय, कोप, सम का वर्णन, ये पढ़िए जी। जी गुरु जी। वात के चय, कोप, सम का वर्णन। उष्ण वीर से युक्त रुक्ष आदि गुण वात दोष का संचय करते हैं। शीत वीर से युक्त रुक्ष आदि गुण वात दोष को प्रकोपित करते हैं, और उष्ण वीर से युक्त स्निग्ध आदि गुण वात दोष का समन करते हैं। तो ये है चिकित्सा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 3 ही शब्द यहाँ पे आया है, पहले समझना पड़ेगा क्या बताया जा रहा है। बात के संचय, संचय मतलब आपके शरीर में इकट्ठा होना, प्रकोप यानी कि प्रभाव होना, और समन यानी कि उसका जो है प्रशमन होना, निवारण होना, या फिर वो निकल जाना, समन, सम होना, बैलेंस हो जाना। तो बात दोष के संचय, संचय मतलब प्रकोप, संचय मतलब इकट्ठा कब होता है और कब होता है और कैसे होता है। तो पहला आया है बात के संचय, संचय को यहाँ पे चय आया है कि बात के चय, कोप यानी प्रकोप, सम यानी कि समन, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया चय, कोप, सम। तो बात दोष के संचय इकट्ठा कैसे होता है, तो पहला शब्द आया है उष्णवीर से युक्त रुक्ष। 2 शब्द यहाँ पे पकड़ना है आपको, उष्ण यानी गर्म, और दूसरा गुण है रुक्ष यानी कि ड्राई। बात का संचय कब हो रहा है जी, जब उष्णवीर से युक्त यानी कि जब गर्मी है और रुक्षता है, तब बात दोष का संचय हो रहा है अपने शरीर में, अपने वातावरण में, सभी के शरीर में।
तो आप गौर करिए कि साल भर में किस ऋतु में, किस महीने में वातावरण गर्म होता है और ड्राई होता है, यानी कि रुक्ष होता है। बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में भी उत्तर दीजिए और अनम्यूट करके भी। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जी। तो हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं कट कट के आ रही है, क्योंकि चैट बॉक्स में आया है तो नहीं, एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो लेफ्ट होकर के ज्वाइन हो। तो बात दोष के संचय यानी कि इकट्ठा कब हो रहा है, तो दो शब्द आपको याद रखना है, संचय में भी और प्रकोप में भी, और समन भी करना है। तो दो ही बातें का याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। उष्ण वीर्य से युक्त यानी कि गर्म, और रुक्ष यानी कि ड्राई। एक तो गर्मी है और गर्मी होने के कारण रुक्षता तो होनी स्वाभाविक है। तो रुक्षता जहाँ भी आएगी, रुक्षता ड्राइनेस जहाँ भी आएगा, वहाँ पर बात दोष का संचय होगा। लेकिन दो बातें हैं, कंडीशन दो हैं, एक समय गर्म होगा, एक समय ठंडा होगा। जब गर्म रहेगी तब संचय होगा, जैसे ग्रीष्म ऋतु। आपने सही कहा, जो भी उत्तर दिया आपने, और वैद्य शंभुनाथ जी भी ने उत्तर दिया है। आप लोग चैट बॉक्स में उत्तर देते रहिए, ताकि जो है अपना सेशन जो है इस प्रकार से चले, जैसे इंटरेक्टिव सेशन बना रहे, जैसे कोई ऐसा ना हो कि हम लेक्चर दे रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग भी इसमें मतलब है ना, वो प्रश्न उत्तर इस प्रकार से करते रहिए। तो मई जून के महीने में क्या होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, ऋतु के अनुसार चलें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है अपने देश में, तो दो चीज़ें होती हैं कि अपने वातावरण में गर्मी बहुत रहती है और उस गर्मी के साथ में रुक्षता बहुत रहती है। तो बात दोष का संचय ऋतु के अनुसार देखें, बात दोष का संचय ऋतु के अनुसार देखें तो ग्रीष्म ऋतु बात दोष का संचय करता है। कौन सा ऋतु जी? बात दोष का संचय क्या कौन करता है? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है ना? आप सभी लोग जो है चैट बॉक्स में फटाफट उत्तर देते रहिए, ठीक है। तो क्या है कि अनम्यूट करना नहीं है जी, आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? क्या है कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक बार लेफ्ट होकर के ज्वाइन करिए, बाकी सभी को आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप म्यूट कर ले प्लीज़। तो आपके शरीर में बात दोष का संचय कब होता है, इकट्ठा कब हो जाता है? तो बात दोष इकट्ठा तब होता है जब वातावरण में उष्णता और रुक्षता रहती है। इसी प्रकार से आपके शरीर में बात संचय कब होता है, इकट्ठा कब होता है? तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो उष्णता यानी कि आप ऐसा आहार विहार सेवन करें जो उष्ण है, और दूसरा जो रुक्ष है ना, उष्ण है और रुक्ष है। अगर उष्ण के साथ में संदिग्ध आ गया तो फिर समन हो जाएगा। बहुत ही कमाल का गुण है ना। तो उष्ण वीर्य से युक्त जब रुक्षता अपने शरीर में बढ़ेगा तो संचय हो जाएगा। फिर दूसरा शब्द आया है यहाँ पे कि शीत वीर्य से युक्त यानी कि ठंडी तासीर से युक्त। रुक्ष आदि गुण बात दोष का प्रकोप कर देते हैं। तो देखिए कि अपने 12 महीनों में सबसे ज़्यादा जो है, वैसे तो शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में ठंडी पड़ती है, लेकिन अगर शीत वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण की बात करें तो क्या है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जो आता है, चूँकि संचय हुआ है ग्रीष्म में, तो अगले महीने ही प्रकोप होगा। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने के बाद प्रकोप होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम बात दोष का प्रकोप होने के लिए, यानी कि बात दोष मतलब आपके शरीर में दिखाने के लिए, बात दोष का लक्षण दिखने के लिए सबसे पहले इकट्ठा होगा। जैसे आप पैसा खर्चा करते हैं तो पैसा खर्चा करने से पहले संचय करना पड़ेगा, तभी खर्चा करेंगे। तो बात दोष प्रकोप तभी होगा जब उसका संचय होगा। तो ऐसा करें कि बात दोष का संचय ही ना हो तो प्रकोप ही नहीं होगा। बहुत ही बड़ा विज्ञान है इसको समझना कि बात दोष से हम कैसे बचें और कब हमें जो है बात दोष से बचने चाहिए। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि आश्विन कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा ज्वर होती है, पित्त ज्वर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला ज्वर होता है, टाइफाइड बहुत ज़्यादा होता है, पीलिया बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे बचें? तो उस ऋतु में बचने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले ही जो वर्षा ऋतु है इसमें ही बचना है हमें। पित्त का संचय ही नहीं होने दें, जिससे अगले ऋतु में पित्त का प्रकोप न हो। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जब
बात का संचय होने का समय होता है तो वो मई जून के महीना होता है, जिसको ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के महीने कहते हैं। और उस समय में क्या होता है कि आपके शरीर में रुक्षता बढ़ती है और उष्णता बढ़ती है। वातावरण में ही चूँकि ऐसा रहता है तो आपके शरीर में भी क्या होता है कि उष्ण से युक्त रुक्ष आदि जो है गुण बढ़ जाते हैं। जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो, यदि आप ध्यान देंगे तो कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो जब आप ध्यान देंगे तो नहीं बढ़ेगा, और जो ध्यान नहीं देंगे तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, काल स्वभाव के कारण उष्ण रहेगा और रुक्ष रहेगा तो आप में संचय हो जाएगा। और जब वर्षा आएगी तो वर्षा में क्या होता है, हल्के से ठंडी पड़ जाती है कि नहीं। अभी जो भी वर्षा ऋतु चल रही है तो सभी एक छोटी सी पतली सी जो है चादर ओढ़ ढक के सोते होंगे सभी, है ना। पंखा भी चलाते होंगे, कूलर भी चलाते होंगे, लेकिन है ना, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में नहीं। तो शीत वीर्य से युक्त यानी कि अब थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है और रुक्षता तो है ही, तो क्या होगा, प्रकोप होगा। क्या होगा, वात दोष का प्रकोप होगा। और सबसे ज़्यादा जो है वात के रोगी वर्षा ऋतु में मिलेंगे। वर्षा ऋतु मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? मैं अक्सर जो है दो बार मैं मार्केट गया हूँ वर्षा ऋतु में, अभी मैंने कुछ समय, तो मैं देखता हूँ जिस भी क्लिनिक में जाता हूँ, मतलब जो वैसे ही रोड सड़क किनारे मतलब जिनका क्लिनिक है आयुर्वेद मतलब जो भी है मतलब एलोपैथी का, तो भरा पड़ा है, मतलब रोगी भरा पड़ा है। और जब जाते हैं लैब वगैरह जाते हैं जहाँ पे ब्लड सैंपल आदि जांच वगैरह होता है तो कहता है भाई जी 15 दिन के बाद आइएगा, अभी जो है हमारा सीजन चल रहा है। ऐसे बोलते हैं कि हमारा सीजन चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो है अभी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि पूरे शरीर में ज्वर बना रहेगा, अंग अंग टूटने से पीड़ा होगा, गठिया वगैरह बढ़ जाएगा, इस प्रकार के कंडीशन रहता है ना। तो वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा समस्या बन जाता है। और एलोपैथी वाले तो कहता है सीजन चल रहा है हमारा, है ना। अभी हमने 2 दिन पहले गए, भाई जी हमारा सीजन चल रहा है, 15 दिन के बाद आइएगा, है ना। तो हमारा एक स्टूडेंट हैं वो DMLT कर रहे हैं, तो इसी को लेकर के गए थे कि थोड़ा हाथ साफ हो जाए, वहाँ पे ब्लड सैंपल वगैरह है ना लेना, ये सब सीख जाए। और बाकी आयुर्वेद तो सीख ही रहा है, लेकिन क्या है कि हमने गए तो इस प्रकार से बात किया, हालांकि बहुत अच्छे से बात करता है ना, क्योंकि हम जो है समय समय पे जो है अपने रोगी के जांच वगैरह कर। तो ऐसा मैं बता रहा हूँ कि वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा वात के रोगी मिलेंगे। कारण समझ लीजिए, कारण यही है कि वात दोष का अभी प्रकोप का समय है वर्षा ऋतु। वात दोष क्या हो रखा है, प्रकोप हो रखा है, रुष्ट हो रखा है। पहले ही संचय ग्रीष्म ऋतु में ही संचय हो गया था, अब तो प्रकोप का काल है, अब तो कोई उपाय ही नहीं है, अब तो प्रकोप हो चुका है। तो अगर वात दोष से बचना चाहते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में ही आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्या करना है, तो ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या करना है कि आपको सेवन करना है रुक्ष आदि जो बताया गया गुण, इससे संचय होता है। तो आपको स्निग्ध आदि द्रव्य सेवन करना है, यानी कि घी, है ना। ग्रीष्म ऋतु में घी का भी सेवन करना है। क्यों करना है? और घी को गरम घी का सेवन करना है, यानी जो भी स्नेह सेवन करें, क्योंकि मैंने उचित मात्रा में करनी चाहिए ताकि संचय ही ना हो। जब संचय ही नहीं होगा तो प्रकोप कहाँ से होगा, संभव ही नहीं है। अब तीसरा लाइन इसमें पढ़िए, क्या है, उष्ण वीर्य से युक्त स्निग्ध आदि गुण वात दोष का शमन करते हैं। अभी हमारे पास एक प्रश्न आया, वैद्य जी भादवे का घी कैसा होता है, इसके बारे में क्या बताया गया है? महर्षि भागवत ऋषि ने क्या बताया? सब कुछ बता रखे महर्षि भागवत ऋषि। क्या कह रहे हैं देखिए, पढ़िए। उन्होंने बताया है कि सनिग्धादयो गुना समम सनिग्धादयो गुना, यानी कि उष्णेन समनम सनिग्धादयो गुना, ये है सूत्र। केवल घी खा लेने से बात नहीं बनेगी, आपको उष्ण वीर्य से युक्त, 2 शब्द आता है हमेशा, रुक्ष, उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष, शीत वीर्य से युक्त रुक्ष, ये दोनों बात को संचय प्रकोप कर रहा है। लेकिन जैसे ही उष्ण के साथ में सनिग्ध आ गया तो वात दोष का शमन कर देगा। तो इसलिए भादवे का घी खा सकते हैं। क्या होगा भादवे का घी खाने से, क्या होगा? चैट बॉक्स में आप सभी लोग लिखिए, है ना, बहुत सारे आप लोग लिख भी रहे हैं। तो भादवे का घी खाने से क्या होगा कि वात दोष का क्या होगा, शमन होगा। क्या होगा जी? वात दोष का शमन होगा। क्या है लाइन ऑफ ट्रिक, क्यों होगा? तो इसको समझना है, क्योंकि उष्ण वीर्य से युक्त, यानी कि जब घी खाएंगे और गर्मा गर्म चिकना चिकना घी खाएंगे, ठीक है, तो आपका वात दोष का शमन हो जाएगा। ये है वैज्ञानिक कारण भादवे का घी खाने का, बहुत ही सिंपल, है ना।
तो इस प्रकार से जो है बात दोष का संचय क्यों हो रहा है, तो बात दोष का प्रकोप क्यों हो रहा है, बात दोष का समन कैसे होगा और कब होगा, बात दोष का समन कब होगा। आपने समझ लिया कि उष्ण से युक्त आपने क्या किया, संदिग्ध सेवन किया। तो अब देखिए कि वर्षा ऋतु खत्म होगा तो कौन सा ऋतु आता है, शरद ऋतु। यानी कि देखिएगा वर्षा ऋतु खत्म होगा ना तो तेज गर्मी निकलेगी। अभी भादो चल रहा है, आश्विन और कार्तिक में तेज धूप निकलेगी, कड़क धूप निकलेगी, है ना। तो वहाँ पे पित्त प्रकोप मिलेगा आपको। यानी कि ऐसा समझिए वहाँ पे जब उष्णता बढ़ गई और सनिग्धता बनी रही तो आपकी जो है शरद ऋतु में ही बात का समन हो जाएगा, शरद ऋतु में। और अगले हेमंत ऋतु में तो बिल्कुल समन हो जाएगा, बात का ऑटोमेटिक समन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दर्द वाला जो सीजन होता है आयुर्वेद के अनुसार, यानी कि बात दोष का, यानी कि दर्द से संबंधित रोग बरसात में ही होंगे। इसका कारण है, ये जो वैज्ञानिक कारण जो था मैंने उपस्थापना किया और यहाँ पे शास्त्रों में भी सही मतलब आपको मैं समझा दिया कि इस प्रकार से बता दिया गया। तो आपसे कोई पूछे कि भादवे का घी खा लो या कहे तो उससे पूछे क्यों खाना है। तो इसका कारण ये है कि जिसका बात प्रकोप हुआ रहता है तो उष्ण वीर्य से युक्त घी खाएगा। लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं, अश्वगंधा घृत वर्षा ऋतु में सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा गर्म होता है, तासीर में उष्ण होता है और घी तो है ही। तो अश्वगंधा घृतम ये वर्षा ऋतु में सर्वश्रेष्ठ घृतम है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाना है क्योंकि वो जो है खा सकते हैं क्योंकि संदिग्ध है, घी भी है, लेकिन उष्ण वीर्य से युक्त नहीं वहाँ पे खाना है। वहाँ वर्षा ऋतु में आपको अश्वगंधा घृतम और ग्रीष्म ऋतु में आपको शतावरी घृतम खाना चाहिए, शतावरी से युक्त घी का खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शतावरी शीतल है ना, शीतल है। तो इस प्रकार से शीतल है लेकिन क्या है कि घी है, यानी कि रुक्षता है, यहाँ पे जो है सनिग्धता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बात दोष का संचय क्यों हो रहा है, बात दोष का प्रकोप क्यों हो रहा है, समन क्यों हो रहा है। तो संचय कब होगा, बात दोष का एक शब्दों में उत्तर दीजिए सभी, एक शब्दों में बात दोष का संचय कब होगा, है ना। तो 6 ऋतु भारत में होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में। प्रकोप कब होगा, प्रकोप होगा वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में। हाँ, और समन कब होगा, तो शरद ऋतु में, हेमंत और शिशिर ऋतु में बिल्कुल समन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चिकित्सा अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो फिर हमें चिकित्सा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जानेंगे कि ये पढ़िए जी, मंगल कुमार जी आप ये पढ़िए, रुक्ष शीत खर गुण। रुक्ष, शीत, खर, सूक्ष्म, जल तथा विशद इन गुणों वाले पदार्थ का सेवन करने से वात दोष की वृद्धि होती है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि रुक्ष यानी कि ड्राई, शीत, खर, सूक्ष्म, जल, विशद ये जो गुण बताया क्या है, वात दोष के। इन गुणों वाले पदार्थ का सेवन करने से वात दोष की वृद्धि होती है। क्यों होती है, इसका एक उत्तर है, एक शब्दों में उत्तर है, वृद्धि सामान्य सर्वेषां विपरीत विपर्ययः। अष्टांग हृदय सूत्र पहले अध्याय में ही इसका उत्तर दे दिया है। क्यों होता है, पढ़िए ये, फिर और आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए इसे, तब समझ में आएगा। दोष धातु मलों की वृद्धि एवं क्षय, शरीर से संबंधित उक्त वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। सिंपल है कि वात दोष का गुण क्या है, रुक्ष है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, जल है, विशद है। इस प्रकार से आपको 8 गुण बताया। तो यहाँ पे ये है कि वृद्धि समान है सर्वेशा, कि वात दोष का गुण है रुक्षता, खरता। यदि ऐसे ही द्रव्यों का उपयोग करिएगा तो क्या होगा कि यानी कि दोष धातु और क्या आया है कि दोषों, रस आदि धातुओं तथा मलों के समान गुण धर्म वाले सेवन करने से उनकी वृद्धि हो जाएगी। अब विपरीत गुणों वाले पदार्थों का सेवन करने उनका क्षय हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि रुक्ष, शीत, खर क्या है, ये वात दोष का गुण है, और समान गुण धर्म वाले का सेवन कर लिया तो क्या होगा, वात दोष की वृद्धि हो जाएगी। सिंपल है, मतलब समझाने के उद्देश्य से मैंने बताया है
कि आपका जो है मन में जो शंका है मिट जाएगा कि बात दोष का जो गुण है, यदि उसी गुण धन वाले पदार्थों का सेवन कर लिया आपने तो उस दोष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये है। अब मैं आपको ये पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, चय प्रकोप समन का वर्णन। मैं इसको बस समझा देता हूँ इसे ना, ताकि समय ना लगे। नहीं, ये नहीं पढ़ाया हूँ, चलिए फिर से पढ़िए जी। चय प्रकोप समन जी। चय को परसम का वर्णन। अब काल स्वभाव के अनुसार वात आदि दोषों के चय प्रकोप और परसम का परिचय दिया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का चय, वर्षा ऋतु में प्रकोप और शरद ऋतु में परसम होता है। समन हो जाता है। वर्षा ऋतु ठीक है। अब देखिए, जो मैंने पहले समझाया आपको कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, संचय हो जाएगा, आपके शरीर में वात दोष का संचय हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और वात दोष जो है प्रकोप होने का काल वर्षा ऋतु में है। कारण भी समझा दिया आपको कि ग्रीष्म ऋतु में इसलिए होता है, यहाँ पे रुक्षता होती है और उष्णता होती है। वर्षा ऋतु में प्रकोप होने का कारण है कि यहाँ पे शीत वीर से युक्त रुक्ष होता है। और शरद ऋतु में प्रशमन होने का कारण क्या है, यानी कि वात दोष बैलेंस होने लग जाता है। इसका कारण है उष्ण से शीत, उष्णता और यहाँ पे सन्निग्धता, इस कारण से। ठीक है, तो अब जो है आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि जो आगे का जो शब्द है वो ये है कि वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो जाता है। जैसे अभी क्या चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रहा है, तो यहाँ पे पित्त का यानी कि हीट का, एक्सेस हीट आपके शरीर में अभी तो संचय हो रहा है, केवल प्रकोप नहीं होगा। प्रकोप अभी नहीं होगा, प्रकोप होगा अगले महीने में, अगले ऋतु में, शरद ऋतु में हो जाएगा। मतलब कि आश्विन कार्तिक महीने में, और हेमंत ऋतु में अपने आप समन हो जाएगा। इसी प्रकार से कफ दोष का, यानी जब ठंडा का समय रहेगा उस समय मतलब कि कफ दोष संचय होगा, इकट्ठा होगा। और बसंत ऋतु में जब ठंड निकलेगी तो क्या होगा कि प्रकोप होगा बसंत ऋतु में, और गर्मी में अपने आप समन हो जाएगा। क्यों होगा? ग्रीष्म ऋतु में कफ का समन हो जाता है, यानी जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम ऐसी समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बसंत में, यानी कि फरवरी महीने में, उनको मई जून के महीने में अपने आप खत्म हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उस समय शरीर वातावरण में उष्णता और रुक्षता रहती है। तो यही तो इलाज है। बात पित्त कफ का इलाज मैं बताऊंगा, अभी तो कफ के पित्त के नहीं बताया, लेकिन बात का मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है कि ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय हो रहा है, अगले ऋतु में वर्षा ऋतु में प्रकोप हो रहा है, और शरद ऋतु में समन हो रहा है। बस इतना ही। ठीक है जी। अब जो है ये, चलिए इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पढ़ने में समय लगेगा, और आज का टारगेट है कि अपना ये टॉपिक ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि रुक्ष आहार आदि का सेवन करने से रुक्षता और उष्णता आदि, लघु, ये ऐसे ऐसे औषधियों का, या औषधियाँ नहीं, औषधियाँ भी कुछ होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आप कटु तिक्त कषाय औषधि सेवन कर लिया, निश्चित रूप से वात संचय हो जाएगा। तो बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में आपको गर्म दवाई नहीं देना है, ग्रीष्म ऋतु में तिक्त कटु कषाय रस नहीं देना है, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, तो ये हम जान गए। अब जानते हैं वात दोष के संचय, प्रकोप और समन, ये अपना टाइम के हिसाब से, इस घड़ी के अनुसार से। देखिए जी क्या लिखा गया है, 10 बजे से लेकर के 2 बजे पित्ता, है ना, डाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, है ना। क्या दिखा रहा है कि डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वात 2 से 6, मिड इज अलर्ट, और कफ हैवीनेस एंड स्लीप 9 से ये 6 से लेकर के कितने बजे तक? 10 बजे तक। तो इसको आपको समझना है, इस घड़ी को जो समझ लेगा ना, तो उसको बात पित्त भी कफ समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया ये समझाने का क्या है तरीका ये बनाया गया है कि आप लोग समझ सकें। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए जो है आपको जो है कुछ, देखिए बात पित्त कब दिख रहा है। तो सर्वप्रथम जो है हम चलते हैं सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक। ठीक है जी, कफ के काल में तो आपको रट लेना है कि 6 बजे सुबह से लेकर के सुबह 10 बजे तक कफ का काल होता है। कफ का क्या
कफ का प्रकोप काल होता है। तो आप ये बताइए कि इसका संचय काल कब होगा, संचय काल कब होगा? क्योंकि ये जो 12 घंटा है ना, तो हमने 4 घंटे के हिसाब से 3 मैंने बात पित्त कफ 3 है, तो हमने 4 घंटे सबको दे रखा है। 6 है, 7 8 9 10, फिर 10 से 2 4 घंटा, 2 से 6 4 घंटा, इस प्रकार से दिख रहा है ना। तो ये जो हमने कफ का लिया है, तो जो कफ का काल है 6 से 10, सुबह का भी लेकर चलते हैं, सुबह का समय है 6 से 10, प्रकोप का काल है। यानी कि आप देखेंगे सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम साइनस एलर्जी दमा अस्थमा श्वास ऐसी कोई भी समस्या है, इनको ज़्यादा तकलीफ जो है सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहेगी, और शाम को भी शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहेगा। तो क्यों रहेगा? क्योंकि कफ के प्रकोप का समय है। तो संचय कब होगा? तो संचय होगा 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक संचय होगा, है ना। तो 24 घंटा वात पित्त कफ काम करता है, ठीक है। तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक कफ का संचय होता रहेगा धीरे धीरे आपके शरीर में, और 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रकोप होगा, और 6 बजे से 10 पर प्रकोप होगा, और 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने आप समन हो जाएगा। फिर जब 2 बजेगा फिर धीरे धीरे संचय होगा, फिर प्रकोप होगा, फिर समन होगा, फिर संचय होगा, प्रकोप होगा, समन, यही चलते रहता है। 4 घंटा संचय होगा, 4 घंटा प्रकोप होगा, 4 घंटा समन होगा। बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या है कि इस घड़ी के आधार पे आप समझ गए होंगे, कफ के बारे में भी समझ गए होंगे, है ना, कि आपका 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कफ का संचय होता है, प्रकोप होता है, लेकिन 10 से 2 जो है समन क्यों हो जाता है? तो कफ के समन के लिए क्या चाहिए? कफ के समन के लिए 2 चीज़ चाहिए, कि एक तो उष्ण हो यानी कि गर्म हो, और दूसरा ड्राई यानी कि रुक्ष हो, तो कफ का समन हो जाता है। तो 24 घंटा में ऐसा समय कब आता है? तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में आता है। उस समय सूर्य क्या होता है? बहुत तेज धूप निकलता है, और काल स्वभाव के कारण जो है उसमें उष्णता आती है, रुक्षता आती है। तो देखते हैं कि कफ जो है कम हो जाता है। 10 से 2, चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, चाहे रात्रि का समय हो, 10 से 2 कफ का समन का समय है। और फिर जैसे ही 2 बजेगा तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सूर्य कम जाता है, ठंडी बढ़ने लग जाती है, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का, तो फिर से संचय हो जाता है ना, धीरे धीरे कफ का संचय हो जाएगा। फिर 10 से जो है ये 6 से 10 बजे तक में क्या है कि प्रकोप हो जाएगा। अभी हम बात का टॉपिक लेके चलते हैं। बात का टॉपिक क्या है कि सर्वप्रथम क्या दिखा रहे हैं? 2 से 6, 2 से 6 क्या है? बात का प्रकोप का समय है। लेकिन संचय कब हो रहा है? संचय 10 से 2 हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी, तो सबसे ज़्यादा दिन भर में गर्मी कब पड़ती है? तो 10 से 2, तो गर्मी पड़ रही है, यानी कि उष्णता और रुक्षता सबसे ज़्यादा कब है? 10 से 2 के बीच में। तो क्या संचय होगा ना, तो धीरे धीरे संचय होगा, और 2 से 6 प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। 2 से 6 प्रकोप हो जाएगा। और समन कब होगा? तो ठंडी पड़ेगी, यानी कि उष्णता से युक्त उष्णता से युक्त थोड़ा शीतल होगा, तो अपने आप, है ना, क्या है कि बात का समन हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपको समझ लेना है कि ये 24 घंटा चलते रहता है। कुछ जैसे अभी का समय है 10 से 2 का समय है, तो अभी जो है बात पित्त कफ तीनों काम कर रहे हैं। तो बात का क्या काम है जी? कोई साथी उत्तर देंगे? अभी बात क्या हो रहा होगा? वात का संचय हो रहा है, हो रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 2 से 6 प्रकोप का है, लेकिन 6 जैसे बजेंगे 10 होंगे तो बात का समन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है अभी आप समझिए, कोशिश करिए कि 10 से 2 का समय भी चल रहा है, ठीक है। 6 से 10 के समय चल रहा है। तो इस समय बात क्या कर रहा है? बात का समन हो रहा है। पित्त क्या कर रहा है? पित्त क्या कर रहा है? उत्तर दीजिए। पित्त का संचय हो रहा है, पित्त का संचय हो रहा है, यहाँ पे पित्त इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और कफ का क्या हो रहा है? यहाँ पे कफ का प्रकोप, कफ का समन होता है, कफ का प्रकोप, यस, कफ का प्रकोप हो रहा है। कफ का क्या है? प्रकोप हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार समझना। इसी प्रकार से 10 से 2 के बीच में आइए, तो यहाँ पे क्या होगा? बात क्या होगा? यहाँ पे 10 से 2 के बीच में बात क्या होगा? वात का संचय होगा, वात का संचय होगा। पित्त का क्या होगा?
पित्त का प्रकोप होगा। प्रकोप। पित्त का प्रकोप होगा। कफ का क्या होगा? कफ का शमन होगा। नहीं, शमन। कफ का जो है समन हो जाएगा। समन हो जाएगा ना, समन यानी गर्मी बढ़ गई। अब आइए 2 से 6। तो 2 से 6 के बीच में बात क्या हो रहा है? प्रकोप है। प्रकोप। प्रकोप हो रहा है। पित्त क्या हो रहा है? पित्त का समन हो रहा है। समन हो रहा है, हाँ। और कफ का क्या हो रहा है? संचय। संचय का संचय हो रहा है। कफ का इस प्रकार से आपको समझना है। आपको कोई पेपर पास नहीं करना है ना, आपको बस समझना है। और हमें लगता है कि मैं समझा दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और बस इतना ही समझना है। अब आपको एक काम की बात मैं बताता हूँ, ठीक है? सबके लिए, कोई भी आपके पास रोगी आता है या फिर हैं खास करके बुखार के रोगी, तो बस 3 ही बात याद रखना है कि इसको बुखार कब लगा है। 6 से 10 के बीच में, 10 से 2 के बीच में, 2 से 6 के बीच में। आपको बस ध्यान देना है, ठीक है? मैं बचपन में हमारे को जब बुखार लगता था, मैं कुछ नहीं पता, लेकिन जब से होश संभाला और आयुर्वेद आदि को जाना, तो मुझे एक बार बुखार लगा था। तो बुखार लगा तो मुझे याद है ये 2 से 6 के बीच में लगा था। मतलब रात को थोड़ा लेट से खाए थे, चूँकि कहीं गए थे, यात्रा करके गए थे, और रात को देर से खाना मिली, 8-9 बज गया। हम कभी खाते नहीं हैं, है ना? हम 4 बजे ही खाते हैं। 9 बज गया था और खा लिए, है ना? भूख लगी थी, खा लिए, और यात्रा करें जो भी अब वर्षा ऋतु था। तो क्या हुआ कि हमें 2, 3, 4 बजते, मतलब 3-4 बजते शरीर में दर्द उत्पन्न हुआ, और 6 बजते मतलब हमको एक बेचैनी, ज्वर क्या करता है वो शरीर में जाके बेचैनी उत्पन्न करता है। वो बेचैनी उत्पन्न हमको शरीर में 2 बजे से उत्पन्न शुरू हो गया, मतलब 1-2 बजे मैंने नींद नहीं आई, बेचैनी, शरीर में दर्द, फिर ज्वर आदि इस प्रकार से आने लगा। तो यानी कि जो हमको ज्वर आया वो कितने बजे आया? 2 से 6 के बीच में आया। यानी कि ये कौन सा ज्वर हो गया? वातज ज्वर। क्या हो गया जी? क्योंकि बात के काल में आया तो वातज ज्वर आ गया। और इसी प्रकार से यदि हमें 6 से 10 के बीच में आता तो ये कफज ज्वर होता, और 10 से 2 के बीच में आता तो पित्तज ज्वर होता। तो यदि आप थोड़ा सा मतलब समझ रखते हैं ना, तो आप अच्छे से इलाज करवा पाएंगे। नहीं तो कहेंगे भाई जी, जाएंगे दिखवाएंगे, ये भाई जी हमको बुखार आता है, वैद्य पूछेगा बताए कितने बजे बुखार आता है, हमको नहीं पता जी। लेकिन जब आपको पता होगा, अपने शरीर के बारे में जान चुके होंगे, तो फिर चिकित्सा आराम होगा। और आप कहेंगे कि भाई जी हमको 2 बजे रात को बुखार आई थी, वैद्य तुरंत बात चिकित्सा करेगा, आपको बुखार ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे जो है आपको समझ रखनी है, इसलिए अपना अष्टांग हृदय क्लास जो है सार्थक होगा, है ना? इसलिए सभी को पढ़ना जरूरी है। तो जो 2 से 6 के बीच में बुखार आएगा, वातज, और इस वातज में बुखार आएगा तो शरीर में क्या करेगा बताइए? जो बात का लक्षण है वही ना उत्पन्न करेगा। बात का क्या काम है? दर्द। तो हमें जो है इस समय इतनी दर्द हुआ था जैसे कोई चाबुक से मारता है ना, मतलब कोई जैसे हमें पिटाई कर दिया हो। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कमर में, और हाथों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी जैसे हमारी को कोई पिटाई कर दिया हो, जैसे हमें कोई पीट दिया हो 10 लोगों मिल करके, और हमें कोई पैर भी दबा रहा है, हाथ भी दबा रहा है, और दबाता तो आराम लगता, जैसे ही छोड़ता तुरंत दर्द बढ़ता। तो मुझे समझ में आया, अच्छा इसे वातज ज्वर कहते हैं, ये रोगी के साथ घटता है। फिर हमने वातज चिकित्सा किया, और फिर अपने जो लास्ट में जो है क्या है कि पूरा जो है अपना पंचकर्म आदि करके बात आदि को बैलेंस किया। तो ऐसे चिकित्सा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। तो वातज ज्वर अभी देखिए सबसे ज़्यादा वातज ज्वर अभी लगेंगे। क्यों? क्योंकि बात के समय चल रहा है, बात प्रकोप का समय चल रहा है ना? और बुखार लगेंगे भी तो आपको 2 से 6 के बीच में लगेंगे। 90%, 80% यही होने वाला है अभी के डेट में, ठीक है? जब 1 महीना बाद आश्विन कार्तिक के महीना में आपको बुखार लगेगा 12 बजे रात को, 10 से 2 के बीच में लगेगा, क्योंकि पित्त के समय चलेगा, और या तो दिन में लगेगा, और उस समय दर्द नहीं करेगा। उस समय उष्णता टेम्परेचर 102 डिग्री 103, 4, 5 पहुँच जाएगा, ऐसा होगा, है ना? पित्त के काल में। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ये जो घड़ी है ना साधारण घड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ा ही है। मतलब क्या है कि बात बता रहा है अपने शरीर का, बात पित्त कफ का। इसको आपको जो है बार बार समझना है, इस है ना, कि आपके शरीर में बात पित्त कफ कैसे कार्य करता है। तो हमें लगता है कि सभी समझ गए हैं, तो हमें आगे बढ़नी चाहिए अब, ठीक है? अब जानते हैं वात दोष की चिकित्सा। वात दोष चिकित्सा। स्नेह प्रयोग यानी पान, स्वेदन, पसीना लाने के उपाय, हल्का संशोधन यानी कि वमन, विरेचन आदि, मधुर
अम्ल, लवण, रस तथा उष्ण भोजन का प्रयोग, अभ्यंग यानी उपटन, मर्दन, मुट्ठी, चंपी दबाना आदि, वेष्टन, पट्टी आदि से बांधना, त्रासन, डराना, धमकाना, सेक, मद्य का सेवन, उसमें भी पीठी और गुड़ से निर्मित मद्य का सेवन, स्निग्ध तथा उष्ण वस्तियों का नियमानुसार सेवन करना, सुखपूर्वक समय बिताना, व्यर्थ की दौड़ धूप से वात दोष बढ़ जाता है, अंततः आराम करना, अग्निवर्धक तथा पाचन कारक द्रव्यों द्वारा तैयार किए गए अनेक प्रकार के स्नेहों का सेवन करना। बात हर तेलों जैसे नारायण तेल, एरंड आदि तेल की अनुवासन वस्तु का प्रयोग करें। देखिए, बात दोष की चिकित्सा में इतने सारे बताया गया है, एक प्रयोग नहीं, केवल एक उपाय कर लेने से चिकित्सा नहीं होती। मैंने पहले दिन के ही क्लास में बोला था, क्या बताया था? केवल एक उपाय कर लेने से कोई चिकित्सा नहीं हो जाती है। जैसे कोई क्या है कि न्यूरोथेरेपिस्ट हैं तो कहेंगे कि हम जो है क्या है कि बैक पेन की ट्रीटमेंट जो है न्यूरोथेरेपिस्ट ठीक कर देंगे। कोई कैरो प्रैक्टिशनर, वो कहेंगे हम ठीक कर देंगे। कोई मर्म थेरेपिस्ट है, कोई हम ठीक कर देंगे केवल मर्मा से। या कोई अग्निकर्म, विद्ध कर्म या फिर कुछ ऐसे है तो कहेंगे हम ठीक कर देंगे। कोई ग्रह चिकित्सक है, कोई कहेगा हम ठीक कर देंगे कमर दर्द तो। कोई औषधि देता है, कोई रस भस्म देता, कहते हैं हम ठीक कर देंगे केवल। या कोई क्या है कि ऐसा है कि ऑपरेशन वाला जो सर्जन है वो कहेगा हम कमर दर्द ठीक कर देंगे, है ना। वैद्य डॉक्टर कहेगा हम ठीक कर देंगे, वैद्य कहेगा हम ठीक कर देंगे, पंचभौतिक वाले कहेंगे हम ठीक कर देंगे, और पंचगव्य वाले कहेंगे हम ठीक कर देंगे, तो पंचकर्म वाला कहेंगे हम ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी, कदापि नहीं। यहाँ पे ये बताया गया है चिकित्सा किसे कहते हैं। तो चिकित्सक को रोगी को ठीक करने के लिए चिकित्सक द्वारा जो जो उपाय किए जाते हैं उन सब का सम्मिलित नाम चिकित्सा है। चिकित्सा का परिभाषा ये है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा पुड़िया दिया जाता है उसको हम चिकित्सा कहते हैं, ये नहीं कहते हैं। ये दवाई दिया जाता है इसको हम चिकित्सा, जो जो उपाय किए जाते हैं। तो अब क्या क्या उपाय करना है बात दोस्त की चिकित्सा में, आपको मैं बारी बारी से समझाता हूँ, डिटेल से समझाता हूँ ताकि आप लोग समझ सके। इसके लिए हमने बात दोस्त की चिकित्सा के लिए जो है बहुत ही, हमें लगा था कि आज क्लास ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज क्लास ख़त्म नहीं करेंगे। कल भर और जो है बात दोस्त के ऊपर ही चर्चा करेंगे और इसको और विस्तार से समझते हैं। अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है और आज जो सिलेबस बना है इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण PDF जो है कट गया है, पूरी नहीं आई है। इस कारण से कल इसको और अच्छे तरीके से करके और कल जो है एक बहुत बड़ी जो है मतलब कि PDF बना के भेजा जाएगा शुरू से अंत तक का, ठीक है। और इससे पहले का जितने भी PDF है सबको डिलीट कर देना है। जितने भी आपको भेजा गया पर डे वो सबको डिलीट कर देना है। एक ही मिलेगा जो मैंने 1 महीने का मैंने बना करके आपको, क्योंकि कल जो है 30 तारीख हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको जो है बताता हूँ बात दोस्त का जो चिकित्सा मैंने बताया, पहला काम क्या बताया गया जी। पहला बताया गया है स्नेह प्रयोग, यानी कि स्नेह पान। क्या बताया गया है जी? स्नेह पान बताया गया है कि आपको स्नेह पान करना है। स्नेह प्रयोग यानी कि पान, ठीक है। आप कैसे करना है ये सब जानकारी देने वाला हूँ, और क्यों करना है और क्या होता है स्नेहपान से। बात दोष की चिकित्सा में पहला क्या है गुण? बात दोष का पहला गुण है रुक्ष गुण। बात दोष संचय क्यों होता है? तो रुक्षता और खरता के कारण, रुक्षता और उष्णता के कारण। तो चिकित्सा में क्या करेंगे? चिकित्सा में तो यही है ना, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या कह रहा है हमारा चिकित्सा में? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या हमारा आ रहा है कि जब बात दोष का संबंध तभी होगा भैया जब उष्णता से युक्त स्निग्ध चीज सेवन करना है। गर्म चीज, चिकना चीज, गर्म चिकना, दो ही बातें याद रख लेना है। जो भी बात दोष से गुजर रहे हैं आपके रोगी या आप स्वयं, उष्णता और चिकना, माने गर्म तासीर से युक्त, गर्म तासीर से युक्त स्निग्ध यानी कि चिकना। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए? तो घी और तेल चिकना है, बाकी इसके साथ में कुछ जड़ी बूटी मिला देंगे गर्म वाली तो हो जाएगी तैयार। अब क्या क्या होने वाली है तो हम जानते हैं। तो अभी आया है कि बात दोष की चिकित्सा में स्नेह प्रयोग। तो स्नेह प्रयोग से क्या होगा जानते हैं, है ना। स्नेह प्रयोग से तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हम तो भोजन में खूब घी मिला के खाते हैं। क्या कहेंगे जी? यहाँ पे कुछ लोग क्या कहेंगे कि हम तो भोजन में घी मिला करके खूब खाते हैं, रोटी में मिलाते हैं, चावल में मिलाते हैं, दाल में मिलाते हैं, वैसे भी मक्खन खाते हैं, घी जो है क्या है कि दूध में मिला के पीते हैं, मतलब हम खाते हैं।
मिठाइयाँ खाते हैं, वैसे भी हम घी बढ़िया मतलब पर्याप्त मात्रा में खाते हैं। तो इसका उत्तर भागवत ने क्या दिया है ना। तो जो कहते हैं कि स्नेह प्रयोग तो ठीक है बात दोष की चिकित्सा में, और तो यहाँ पे कुछ कहते हैं कि हम घी खाते हैं। तो अब ये पढ़ लीजिए कि क्या हो जाता है, उस घी का क्या हो जाता है। वक्तव्य पहले पढ़िएगा। जी गुरु जी। भोजन में मिलाकर पढ़िए। भोजन में मिलाकर सेवन किया गया स्नेह प्राय मल के साथ निकल जाता है। इसका आप भी स्वयं अनुभव करें। इसके विपरीत अच्छपेय के प्रयुक्त स्नेह पच जाता है। इसका प्रयोग करने। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। ये जो है रेफरेंस बहुत ही कमाल का है। इसमें आया है, भागवत ने बताया है कि भोजन में मिलाकर, क्या कह रहे हैं कुछ लोग, क्या कहते हैं कि हम तो भोजन में मिलाकर खूब खाते हैं घी। तो इसका उत्तर भागवत क्या देते हैं, इसका उत्तर ये है कि भोजन में मिलाकर सेवन किया गया स्नेह यानी कि घी तेल जो भी भोजन में मिलाकर सेवन किया गया घी प्रायः मल के साथ निकल जाता है। ये तो मल के साथ निकल गया जी, तो लाभ कहाँ किया। तो क्या करें, कैसे स्नेह पान करें, कैसे घी खाएं। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो मतलब क्या है कि कैसी बात कर दिए, भोजन में मिला करके सेवन किया गया स्नेह प्रायः आया है यहाँ पे, है ना। सभी का नहीं निकल जाता है, यह सब नहीं निकल जाता है, कुछ तो रहता है, लेकिन भोजन में मिलाकर सेवन किया गया स्नेह प्रायः मल के साथ निकल जाता है। इसका आप भी स्वयं अनुभव करें। भागवत ऋषि अष्टांग हृदयम 16वां अध्याय में आया है। तो अब पढ़िए अक्षपेय के लाभ। तो कैसे स्नेह पान करना है, तो इसका एक तरीका है, इसका नाम है अक्षपेय। अक्षपेय तो ये क्या है, इसको पढ़िए। पेय, अच्छे पेय के लाभ। इस प्रकार के अच्छे पेय को स्नेह पान का उत्तम कल्प माना जाता है, क्योंकि इस विधि से किया गया स्नेहपान शीघ्र ही शरीर को स्निग्ध यानी स्नेह गुण संपन्न कर देता है। देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से, कल बताएंगे अक्षपेय के बारे में, अभी मैं समझाता हूँ। तो अक्षपेय करना है भोजन के साथ मिला करके, जिनको लगता है कि भोजन के साथ मिला के तो खूब खा रहे हैं लेकिन हमें लाभ नहीं दे रहा है, तो उनको एक काम करना है, उनको अक्षपेय सेवन करना है। घी ही रहेगा, वही घी रहेगा, लेकिन एक तरीका बना देंगे पीने का, यानी कि उस घी का सेवन करने का। तो उसका नाम बताया गया अक्षपेय तरीके से। तो ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अक्षपेय का लाभ क्या है कि स्नेह पान का उत्तम तरीका माना जाता है अक्षपेय। तो अक्षपेय में क्या होता है जी, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि सुबह सुबह सूर्योदय निकलता है 6-7 बजे, उसी समय गर्म पानी में आपको घी मिला के पी लिया जाता है। इसी का नाम अक्षपेय है। सिंपल है, गर्म पानी यानी कि गर्मा गर्म पानी हो गया और घी चिकना चिकना हो गया, उष्णता से युक्त संदिग्धता, तो क्या हो जाएगा, बात दोष का शमन कर देगा। तो कैसे करना है इसका सेवन, तो अक्षपेय इसका नाम दिया गया है। क्या है सेवन, अभी आप इसको समझिएगा, अभी ना किसी को कुछ ये प्रयोग नहीं करना है जो मैं बता रहा हूँ, पहले जब तक पूरा नहीं हो जाता क्लियर। और जो लोग करना भी चाहें तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको तरीका गाइड करूँगा, है ना। आप लोग क्लास ले रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। पूछ क्या करना है, ऐसा ना कि हम तो क्लास में नहीं पूछ पाए, हमें तो समझ में नहीं आया तो चलो ना किसी प्रकार से कर लेते हैं। आप जो है मतलब इस अष्टांग हृदय क्लास में जुड़े हैं तो पूरी जिम्मेवारी हमारी है कि आपको सही तरीके से आपको पूरा गाइड करें, है ना। सब कुछ बताएंगे अक्षपेय कैसे सेवन करना है। तो इस प्रकार फिर मैं बता रहा हूँ कि जब सूर्योदय होता है तब अक्षपेय का सेवन किया जाता है, ठीक है। तो सुबह जो है जब सूर्योदय होता है तो आधे घंटे बाद गर्म पानी लिया जाता है, उबलता हुआ पानी लिया जाता है ना, आधा कप 1 कप इतना, और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच, वो तो मैं आगे बताऊंगा अभी तरीका, जब शरीर संशोधन करना होता है तो कैसे पिया जाता है घी। उसमें तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, फिर 150 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 250 ग्राम, ये ऐसे पिया जाता है। मैं बताऊंगा तरीका, लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि जिनको भी
कोई समस्या नहीं है। लेकिन इनको लगता है बाद उसका प्रकोप है, तो ऐसा करते हैं वर्षा ऋतु में हम भादवे का घी खा लेते हैं। तो कैसे खाएं? तो गर्म पानी लेना है और हो सके तो अश्वगंधा घी। अश्वगंधा में घी में कुछ और नहीं है बल्कि घी है। और घी में क्या है कि अश्वगंधा का काढ़ा जो होता है, अश्वगंधा जो जड़ी बूटी है उसका काढ़ा बना के घी में मिला दिया जाता है और घी को पका दिया जाता है तो अश्वगंधा घी बन जाता है। उसमें दूध भी मिलाया जाता है, कल्क भी मिलाया जाता है। तो ये बात की बात है, अश्वगंधा घी मिला के खा सकते, नहीं तो घी भी पी सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक काम करना होता है, उसका नाम है दीपन पाचन अनुलोमन। यानी कि आपकी भूख अच्छी लग रही होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार आपकी भूख है ना, एक रोटी नहीं खाया जा रहा है, 2 रोटी खाया नहीं जा रहा है, आप घी पीने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अच्छे से भूख लग रही हो, आपको लगना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं हमारी तो ठीक है, लगभग दशा ठीक है, लगभग बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कंडीशन। फिर दूसरा, पाचन आपको अच्छी होनी चाहिए और तीसरी अनुलोमन यानी कि पेट वगैरह साफ होनी चाहिए। ये जो है आपको कुछ कंडीशन ध्यान रखना है घी पीने का, अक्ष पे करने का। तो भोजन में मिलाकर सेवन किया गया मल प्रायः स्नेह मल के साथ निकल जाता है, तो आपको अक्ष पे विधि से आपको स्नेह पान करना है, जो स्नेह पान का उत्तम कल्प माना जाता है। इस विधि से स्नेह पान, अभी और स्नेह पान मतलब अक्ष पे के बारे में और बताएंगे कल, ठीक है। तो ये है, तो ये स्नेह सेवन का लाभ क्या होगा? स्नेह सेवन करेंगे इसका लाभ क्या होगा जानते हैं? लाभ क्यों होता है, कैसे होता है लाभ, है ना? तो स्नेह सेवन के लाभ जानते हैं, भागवत ने क्या बताया है स्नेह सेवन के लाभ। जी, स्नेह सेवन के लाभ। स्नेहों का निरंतर सेवन करने से जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, कोष्ठ के अंतर्गत सभी अवयव शुद्ध रहते हैं, रस रक्त आदि सातों धातुओं ताजे बने रहते हैं, अतः एवं मानव बल तथा वर्ण कांति से युक्त बना रहता है। चक्षु आदि इंद्रियों में इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में पूर्ण समर्थ रहती है। स्नेह सेवन करने वाले पर वृद्धता का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता तथा वह शतायु हो जाता है। शतायु होता है, कैसे होता है? तो स्नेह सेवन से शतायु होता है। तो स्नेहों का यानी कि घी का, ठीक है जी, शुद्ध गाय का घी से का निरंतर सेवन करने से जठर अग्नि प्रदीप्त होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि घी से जो आपके शरीर में जो जठर अग्नि बनेगी ना, वो लंबे समय तक चिरकाल तक बनी रहेगी और कोष्ठ के अंतर्गत सभी अवयव शुद्ध रहते हैं। जितने भी 5-10 कोष्ठ अंगानी जो मैंने बताया है, 15 जो अंग है आपके कोष्ठ में, वो सब शुद्ध बने रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। कहिए कैसे रहते हैं शुद्ध, मैं जानना चाहता हूँ, तो इसका उत्तर मैं बताऊँ क्या है। जैसे सभी जानते हैं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बताइए किसी के शरीर में एसिड रहेगा तो क्या वो अंग रहेगा? मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और त्वचा पे डाल के देखिए क्या होगा? त्वचा क्या हो जाएगी जी? जल जाएगी, गल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि अपने शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, माने अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये अमाशय कैसे है, मतलब क्या है कि उसको धारण किया हुआ है? तो एक इसका उत्तर है, इसका एक जो है विज्ञान है, ये स्नेह। क्या जी? स्नेह, यानी कि वो चिकनाई ही है, चिकनाई का ही वो लेयर है जो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से को मतलब उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है अमाशय को। यदि स्नेह सेवन नहीं करेंगे तो आपका अल्सर की समस्या जल्दी होगी। तो जो अल्सर की समस्या जिनको होता है ना अमाशय में, माने इनका जो कोलन में यानी फिर अमाशय छोटी आंत में बड़ी आंत में, तो इसका एक कारण है, क्या है? स्नेह का सेवन नहीं करते हैं। तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ता है और वो स्नेह का लेयर नहीं है, वो लेयर नहीं है, यानी कि रक्षक कवच नहीं है। वो घी क्या है? कवच है, ठीक है। तो अपने शरीर का रक्षा करता है, सभी कोष्ठों को अंगों का रक्षा करता है। कहते हैं कि किडनी में यूरिया फिल्टर होता है ना? तो यूरिया आप क्या है कि बताइए, यूरिया है शरीर में और यूरिया से भी हमारा शरीर खराब नहीं हो रहा है, किडनी खराब नहीं हो रहा है। कौन बचा रहा है? इसको प्रोटेक्शन दे रहा है आपका यही घी दे रहा है। जो चिकनाई है ना, जो प्रतिदिन हम सब्जियों में डाल के खाते हैं, वो घी ही है जो आपको किडनी को बचा, लेयर कवच है जो आपको बचा के रखा है, ठीक है।
इसी प्रकार से शरीर के जितने भी, अगर मैं बात करूं 15 कोष्ठ में के जितने भी 15 अंग है, सभी के कवच रूप में मतलब कि कार्य करता है घी, और सभी अवयव शुद्ध रहते हैं। रस रक्त आदि सातों धातुएं ताजी बनी रहती है, रस से लेकर के सुख पर्यंत धातु। मानव का बल और रंग अच्छा होता है, जो घी खाता है उसका चमक होती है चेहरे पे, है ना, यानी कि अच्छी रहती है, ड्राइनेस नहीं रहता है। और चक्षु इंद्रियां तो विशेष रूप से, आँख जो है विशेष रूप से जो है क्या है कि अच्छा रहता है, और सभी इंद्रियां, यहाँ तक कि दिमाग भी, कान नाक आँख कान गला त्वचा, सभी इंद्रियां यहाँ आया है अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में पूर्ण समर्थ रहती है। और लास्ट में है स्नेह सेवन करने वाले पर वृद्धता का, बुढ़ापे का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता है, यानी कि वो जल्दी बूढ़ा नहीं होते हैं। कमाल की बात है। तो जो चाहते हैं कि वो बुढ़ापा दूर रहे तो घी का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्नेह सेवन से आपके शरीर पे वृद्धता का असर नहीं पड़ेगा और वो शतायु होता है, 100 वर्ष तक जीता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब बच गया है कि स्नेह का लाभ बता दिया, अब स्वेदन का लाभ, यानी कि जो बात दोष का चिकित्सा का पहला जो है पड़ाव था स्नेह सेवन करना, दूसरा है स्वेदन यानी कि पसीना लाने का उपाय, यानी कि स्टीम बाथ क्यों दें, है ना। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए एक एक करके, मैं ध्यान नहीं दिया और आप लोगों ने इतने सारे प्रश्न किया, है ना। तो इस ऋतु को बीमारियों का पिता कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। वर्षा ऋतु बीमारियों का पिता है और शरद ऋतु बीमारियों की माता है, ऐसा बताया गया है। तो ये तो चलिए कहावत है, और सच में मतलब है कि इस पर वैज्ञानिक कुछ सोच समझ के कहा। ठीक है, बात प्रकोप काल में निदान कैसे संभव है। बात प्रकोप काल है, अभी बात प्रकोप काल है, निदान कैसे संभव है। निदान नहीं बल्कि इलाज कैसे संभव है। इलाज तो ही संभव है कि आपको बस्ती लेनी चाहिए। बस्ती लेंगे तो क्या है कि जल्द से जल्द उसका उपचार हो जाएगा, यानी कि शमन हो जाएगा जी। ठीक है जी। कफ का प्रकोप काल, कफ का प्रकोप काल क्या है, तो 6 से 10 के बीच में, सुबह और शाम दोनों। जब अपने आप सब का शमन होता है तो फिर रोग क्यों होता है। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर दिया। देखिए, शमन होता है लेकिन जब संचय ज़्यादा हो जाता है तो क्या है, प्रकोप बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और शमन भी पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरे तरीके से शमन नहीं हो पाता है। बिल्कुल आपने सही कहा नरेंद्र सिंह शेखावत जी, बिल्कुल संचय होता है, प्रकोप होता है, शमन भी होता है। शमन होता है, बैलेंस होने की कोशिश करता है, लेकिन रोग ही इतना बड़ा रहता है, रोग बढ़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए ऋतु प्रभाव से वो रोग ठीक नहीं हो पाता है, नहीं तो अपने आप सभी रोग ठीक हो जाते हैं। सही कहा आपने, है ना। तो आपने प्रश्न अच्छा रखा, लेकिन क्या है कि संचय प्रकोप ज़्यादा हुआ रहता है, इसलिए शमन के काल में वो शमन नहीं हो पाता। जितना शमन होना होता है हो जाता है, पर पूरा नहीं हो पाता है। वर्षा ऋतु में हमें पित्त के समान वाली औषधियों खानी चाहिए। पित्त के समन नहीं, मतलब वर्षा ऋतु जैसे अभी है तो जो संचय ना हो पित्त का, जैसे संचय किससे नहीं होगा, तो पित्त के संचय किससे होता है ये हम जानते हैं, है अम्ल विपाक वाले पित्त का संचय, यानी कि अम्ल रस का सेवन करने से पित्त का संचय होता है। आगे वर्षा काल में यदि क्या है कि आप इसका सेवन करेंगे, है ना, अम्ल का सेवन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। तो इस प्रकार से बताया गया है कि आपको अम्ल का सेवन अभी वर्षा ऋतु में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश मंथ के हिंदी ऋतु का टाइम टेबल बताएं। आप ये पूछ रहे हैं इंग्लिश मंथ के, ठीक है, ये ऋतु में बताएंगे आपको। ऋतु काल में आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, समझाएंगे आगे भी। स्नेहपान सभी कर सकते हैं क्या, या रोगी केवल? बिल्कुल सभी कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति तो कर ही सकते हैं, बाकी बीमार व्यक्ति को उसके अग्नि को अच्छा करके हम स्नेहपान करवा सकते हैं। और स्नेहपान किनको करवाना है, जो बात करके रोगी हैं। उष्णता से बात बढ़ता है तो घी के साथ पानी गरम क्यों देते। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। उष्णता के साथ जब रुक्षता आएगी, हमेशा ध्यान रखना है, जब उष्णता के साथ में रुक्षता आएगी तभी बात का संचय होगा। अब प्रकोप तो होगा कब, प्रकोप जब होगा जब क्या है कि शीत वीर्य से युक्त वृक्ष सेवन करेंगे। लेकिन बात का शमन कब होगा, जब गर्म और चिकना सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बात जो है शमन हो जाएगा।
ये नहीं है, ये कंसेप्ट समझिए पहले। उष्ण केवल नहीं, उष्ण के साथ में जब ड्राई गुण लगेगा तब जो है बात का संचय ही केवल होगा, प्रकोप नहीं होगा, संचय ही होगा। प्रकोप तो तब होगा जब ठंडा खा लेंगे कुछ, जैसे कहते हैं ना कि ठंडा फ्रिज का पानी पी लिया या फिर आइसक्रीम खा लिया, कुछ ऐसे खा लिया, ठंड चीज़ खाने से दर्द बढ़ गया, आपने सुना होगा। तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि शीत का सेवन कर लिया तो कफ बात का जो है प्रकोप हो गया। और जैसे गर्म चीज़ खाएंगे, चिकना चीज़ खाएंगे, बात का शांत हो जाएगा। दीपन पाचन के साथ सभी कर सकते हैं। घी पित्त को बैलेंस करता है, कर सकते हैं घी, है ना। घी, देसी घी के जगह अलसी का तेल क्या रोल है हमारे जीवन में, मैं बाद में बताऊंगा। घी देश की पूरी देश घी देसी की घी पूरे देश में संभव नहीं होगा तो क्या बात रहोगी, ठीक नहीं होगा क्या। देखिए ये हमारा समस्या नहीं है, ये भागवत ऋषि का समस्या नहीं है, ये समस्या मतलब क्या है कि आप लोगों का या समाज का है कि घी नहीं मिल रहा है ना। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि हम सभी को बता रहे हैं, और हम आगे भी तो कर रहे हैं लोगों को, जो आपको घी प्रोवाइड कर रहे हैं, देसी गाय का घी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। या फिर क्या डिमांड करेंगे तो क्या है कि एक ना एक दिन क्या है कि उपलब्ध भी होगा, संभव भी होगा। तो डिमांड अगर देसी गाय का घी का करेंगे तो एक दिन क्या होगा कि वो कोई ना कोई आएगा सामने, वो आपको बना के भी देगा। ये हमारी समस्या नहीं है ना। समस्या जो है समाज की है, उसको जो है वहीं रहने दीजिए। देखिए अलसी का तेल या तिल का तेल ये भी करता है बात, क्योंकि तेल है। लेकिन तेल के बारे में और घी के बारे में महर्षि भागवत क्या बताएं, मैं कल बताऊंगा। तेल और घी में श्रेष्ठ कौन सा है वो मैं कल बताऊंगा जी, है ना। अगर ऐसा प्रश्न कर ही दिए हैं तो मैं इसको कल क्लियर ही कर दूंगा, है ना। क्योंकि फिर आप आगे ना पूछें कि तेल से या फिर सरसों तेल से या नारियल तेल, अलसी के तेल से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कल मैं उत्तर दूंगा जी, ठीक है। तो अब गुरुजी वात का जो ये काल होता है उसी टाइम उसका इलाज कर सकते हैं, या संचय जो उसका प्रभाव होता है उस टाइम देखिए जब संचय हो रहा होता है तो हमें ऐसा आहार और विहार रखना है कि संचय ही ना हो, ठीक है जी, संचय ही ना हो। जैसे क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में बात का क्या हो रहा है, संचय हो रहा है। तो संचय क्यों हो रहा है, तो संचय हो रहा है कि रुक्षता है वातावरण में और ड्राइनेस है, तो संचय हो रहा है। तो हम उस समय भरपूर मात्रा में घी खाएं, है ना। और मतलब क्या है कि ठंड मतलब गर्म तो चलेगा, लेकिन उसमें गर्म के साथ में चिकना होनी चाहिए। गर्म तो है ही वातावरण में, और ठंडी भी नहीं सेवन ज़्यादा करना है। गर्मी में कुछ लोग ज़्यादा ठंडा सेवन करने लग जाते हैं, तो नहीं, कि नॉर्मल रहने दीजिए। और इसके साथ में बस घी प्रॉपर मात्रा में, ताकि क्या है कि उष्णता के साथ में रुक्षता ना आए, उष्णता के साथ में सन्निग्धता आनी चाहिए। रुक्षता आएगी बात संचय, सन्निग्धता आएगी तो बात का समय, सिंपल है। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। जय प्रणाम गुरुजी।